Good morning everyone, welcome back. So today we are going to discuss RTP November 2020 issued by ICI this week itself. जब ICI ने मई 2020 का RTP इशू किया था तो उस समय स्टूडेंट्स ने मेरे से रिक्वेस्ट की थी कि सर जो केस बेस्ड MCQ है उसको सॉल्व करने का क्या अप्रोच होना चाहिए. So that time I recorded the video for RTP May 2020 and I explained that how you should approach केस बेस्ड MCQ. अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले वो वीडियो देखिए, देन जंप टू दिस वीडियो. So before we start discussion on case based MCQ, first let's discuss about the approach to solve case based MCQ. आपको ये बात अच्छी तरह से ध्यान रखनी कि अगर आपने MCQ के अंदर स्कोर कर लिया then it is very easy to get exemption marks. Okay, then it is very easy to get exemption marks. काफी स्टूडेंट का प्रेजेंटेशन का इशू होता है, लेकिन एमसीक्यू में इट रियली डजेंट मैटर. आपका प्रेजेंटेशन का इशू है, कोई बात नहीं, फिर भी आप स्कोर कर सकते हो अगर आपने एमसीक्यू के आंसर सही दिए हैं तो. मैंने आप लोगों को पहले भी बताया, जैसे कि आप देख सकते हो जो कृष्णा रेड्डी है फ्रॉम वारंगल, ही स्कोर्ड 30 आउट ऑफ 30 in MCQ एंड इट वाज हिज थर्ड अटेम्प्ट. ठीक है, उसका थोड़ा प्रेजेंटेशन का इशू था, लेकिन यू कैन इजीली सी ही स्कोर्ड दिस एंड ही गॉट द एग्जाम्शन 30 आउट ऑफ 30. इनफैक्ट जिसका हाईएस्ट मार्क्स है नवंबर 2019 के अंदर, उसके भी 28 मार्क्स आए एमसीक्यू में, लेकिन इस बंदे ने 30 आउट ऑफ 30 मार्क्स स्कोर किया बाय रीडिंग माय बुक. और उसके जबरदस्त कंसेप्चुअल क्लियरिटी थी. उसको आप कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी पूछोगे ना, प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड, ही इज एबल टू आंसर दैट. सो दिस इज कॉल्ड कंसेप्चुअल क्लियरिटी. अनफॉर्चुनेटली उसका थोड़ा प्रेजेंटेशन का इशू है, कोई बात नहीं, बट सच स्टूडेंट कैन स्कोर इन एमसीक्यू. ओके, आप लोगों को अगर मेरी बुक डाउनलोड करनी है तो ये फ्री में अवेलेबल है, क्योंकि पैंडेमिक है एंड इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर यू पीपल ओके टू गेट द हार्ड कॉपी. तो जिसको हार्ड कॉपी चाहिए वो ऑर्डर कर सकता है, अदरवाइज यू कैन बाय फ्रॉम यू कैन डाउनलोड फ्री फ्रॉम www.narayan-academy, जो मेरी वेबसाइट है academy.com. उधर आप शॉप टैब पे जाइए और वहाँ से आप फ्री पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं मेरी बुक की, जिसमें 575 पेजेज है एंड इट कंटेन्स more than 800 examples and question and answer and you can easily revise at exam time. MCQ में स्कोर करने का पहला मंत्र, चार्ट समरी बुक मत देखिए, क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है. So if you want to score in MCQ as well as in IDT paper, don't go by chart or summary book. You can download my PDF, you can read फीडबैक ऑफ माई बुक अक्रॉस सोशल मीडिया इंक्लूडिंग कोरा. आप डाउनलोड कर सकते हैं फ्री के अंदर पीडीएफ. इट इज ऑफ 575 पेजेस, कंटेन्स मोर देन 800 एग्जाम्पल्स एंड क्वेश्चन एंड आंसर. इनफैक्ट अभी जब हम लोग आरटीपी डिस्कस करेंगे तो आप देखोगे केस बेस्ड एमसीक्यू के अंदर कुछ एमसीक्यू के अंदर जो क्वेश्चंस आए हैं वो मेरी बुक के अंदर पहले से है. आई एम गोइंग टू लिंक दैट. ओके, सो डोंट वरी अबाउट दैट. यू कैन डाउनलोड माई बुक available free in PDF. You can also download scanner for November 2020. It contains ICI Test Your Knowledge, और जो ICI ने प्रैक्टिस क्वेश्चन रिलीज किया था मई 2020 के पहले, वो भी उसके अंदर है. ओके, आपको भी कृष्णा रेड्डी की तरह 30 आउट ऑफ 30 MCQ के अंदर स्कोर करना है, सो दैट यू कैन इजीली गेट एग्जाम्शन मार्क्स इन IDT. चलिए अब वापस अप्रोच की तरफ आते हैं. क्या अप्रोच होनी चाहिए केस बेस्ड एमसीक्यू सॉल्व करने की? पहली बात, जब केस स्टडी आती है तो आपको हमेशा एक बात का खास तौर पे ध्यान रखना चाहिए. ये मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने इंटरनेशनल एग्जाम क्लियर किया है, सीमा. आई आल्सो गॉट सेकंड रैंक, ग्लोबल सेकंड रैंक इन वन ऑफ द
लेवल। तो उसमें केस बेस्ड एमसीक्यू आते हैं, इनफैक्ट केस बेस्ड एमसीक्यू नहीं, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस भी आते हैं। तो केस बेस्ड जब कहीं क्वेश्चंस आते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले आप उस केस स्टडी को पढ़िए, पहली बार पढ़िए, और कुछ भी मार्किंग मत करिए। जब आप पेपर में केस स्टडी पढ़ोगे उस समय आपको कुछ भी मार्किंग नहीं करनी है, एक बार केवल ऐसे ही पढ़िए, जिससे कि आप जो केस स्टडी है उससे थोड़ी बहुत आपकी फेमिलियरिटी हो जाए। उसके बाद आपको क्या करना है? वापस वो केस स्टडी पढ़नी है, और इस समय जब आप सेकंड टाइम पढ़ोगे उस समय आप मार्किंग करते जाओगे, ठीक है, जो आपको हेल्प करेंगे एमसीक्यू का आंसर करने में। तो लेट मी रिपीट अगेन, पहली बार जो आप केस स्टडी देखोगे आप ऐसे ही पढ़ोगे विदाउट मार्किंग ऑन द पेपर। देन व्हेन यू आर गोइंग टू रीड सेकंड टाइम, क्योंकि पहली बार जब आप पढ़ोगे तो आपको 40 से 50% समझ में आएगा। जब आप दूसरी बार पढ़ोगे तो आप अच्छी तरह से पढ़ना है, और जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपको मार्किंग करते जाना। तो दैट इज गोइंग टू हेल्प यू टू आंसर एमसीक्यू, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिस्कशन ऑन एमसीक्यू गिवन इन आरटीपी नवंबर 2020। मैंने एक बार पढ़ ली है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप भी पहले एक बार पढ़ लीजिए। तो वीडियो को एक बार पॉज कर लीजिए, एक बार पढ़ लीजिए। अब मैं सेकंड टाइम इसको पढ़ रहा हूं, देन वी आर गोइंग टू आंसर द एमसीक्यू। तो स्टार कार्ट लिमिटेड owns an operative web portal in the name of StarCart and is registered with the jurisdictional GST authorities in Delhi. So basically, it is e-commerce operator as an e-commerce operator and is liable to collect tax at source under Section 52 of the CGST Act 2017. StarCart provides listing service to various sellers for selling the goods to ultimate customers. Besides this, StarCart also sells its own product to the same web portal. अब यहां आपको एक चीज स्ट्राइक होनी चाहिए, ये लिस्टिंग सर्विस दे रहा है, तो बेसिकली ही इज कलेक्टिंग कंसिडरेशन ऑन बिहाफ ऑफ एक्चुअल सप्लायर। तो सेक्शन 52 become applicable. He need to collect TCS according to section 52 of CGST Act 2007. लेकिन अगर उस वेबसाइट के ऊपर वो अपने प्रोडक्ट बेचता है तो उसके ऊपर टीसीएस एप्लीकेबल नहीं होगा, नॉर्मल जीएसटी जो भी रेट है उसको वो पे करना होगा। मेरी बुक में, जैसा मैंने आप लोगों को बोला था कि मेरे बुक में अधिकतर एग्जाम्पल एंड क्वेश्चन एंड आंसर है, तो ये मैंने बुक के अंदर दे के भी रखा है, पेज नंबर 279, e-commerce operator liable to collect TCS. Amazon is liable to collect TCS because they are facilitating actual supply of goods through their platform, popularly called marketplace model. Amazon, when e-commerce operator not liable to collect TCS, Amazon will not be treated as e-commerce operator liable to collect TCS in relation to those supplies which they make on their own account. This is normally called inventory model. तो अमेजन अपने नाम से सेल करता है, उसके ऊपर टीसीएस की लायबिलिटी नहीं है, बिकॉज ही इज नॉट कलेक्टिंग कंसिडरेशन ऑन बिहाफ ऑफ समवन एज, ही इज एक्चुअली सप्लायर। तो उसके ऊपर जो नॉर्मल जीएसटी उसको जो भी रेट होगी वो उसको पे करना है, और जहां वो किसी और के बिहाफ पे कंसिडरेशन वसूल कर रहा है लेकिन एक्चुअल सप्लायर और कोई है, तो वहां टीसीएस की लायबिलिटी आएगी अंडर सेक्शन 52 ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017। ठीक है, ये एग्जाम्पल मैंने खास तौर पे दिया हुआ है, ठीक है। तो यही यहां भी एप्लीकेबल हो जाएगा, इसलिए मैंने आपको बोला कि आप चार्ट या समरी बुक मत देखिए। मेरी 575 पेजेस के अंदर ऑलमोस्ट ऑल टाइप ऑफ प्रोविजंस, एग्जाम्पल एंड क्वेश्चन एंड आंसर्स आर कवर, और मैं डिमॉन्स्ट्रेट करूंगा आपको इस आरटीपी के अंदर, ठीक है। तो अब इसमें क्या लिखा हुआ, स्टार कार्ट एक तो वो लिस्टिंग सर्विस प्रोवाइड करता है और खुद के प्रोडक्ट भी बेचता है।
तो खुद के प्रोडक्ट के मामले में टीसीएस एप्लीकेबल होगा क्या? नहीं होगा। मैंने अभी आपको क्या बोला? एप्लीकेबल नहीं होगा। दूसरे सेलर की जो वो लिस्टिंग करता है उसके ऊपर टीसीएस एप्लीकेबल होगा। फॉर द लिस्टिंग सर्विसेज प्रोवाइड्स टू सेलर, स्टार कार्ट charges a listing fee at the rate of 10% of turnover of goods sold by the seller in a particular month। तो जो लिस्टिंग सर्विस वो प्रोवाइड करता है उसके लिए जो कमीशन लेता है, जिसको हम लोग लिस्टिंग फीस इधर बोल रहे हैं, ठीक है, वो 10% है। ठीक है, इन्होंने टर्म यूज किया लिस्टिंग फी। सच लिस्टिंग फी इज रिकवर्ड फ्रॉम द सेलर इररेस्पेक्टिव ऑफ एनी रिटर्न ऑफ द गुड्स सोल्ड टू स्टार कार्ट। ये काफी इंपॉर्टेंट है। लिस्टिंग फी वो उस समय भी वसूल करेगा अगर कस्टमर ने गुड्स को रिटर्न भी कर दिया हो। अमेजन से आप बाई करते हो, ओके, आपके पास ऑप्शन होता है कि आप 10 दिन या 15 दिन, जो भी अमेजन में लिखा हुआ है वेबसाइट के ऊपर, यू कैन रिटर्न दैट गुड्स। इस मामले में भी स्टार कार्ट इज गोइंग टू गेट 10% लिस्टिंग, चाहे वो गुड्स परमानेंटली कस्टमर रखे या रिटर्न कर दे, दोनों ही मामले में स्टार कार्ट को 10% मिलेगी। यू नीड टू कीप दिस इन माइंड while solving MCQ. The customers can choose from wide range of goods listed on the web portal and place an online order for goods. The payment is made by the customers through the payment gateway in online mode only. At the time of monthly settlement, StarCart makes the payment to the seller after adjusting the tax collection at source at the applicable. ठीक है, तो वो उसको वसूल करके बाकी का जो भी पेमेंट होता है वो सेलर को कर देता है। द इनवॉइस फॉर गुड्स sold on StarCart is issued by the seller. If it is issued by the StarCart, then TCS applicable? No, then he is seller. क्योंकि एक्चुअल सप्लायर सेलर इश्यू कर रहा है और वो उसके बिहाफ पे क्या कर रहा है? कंसिडरेशन वसूल कर रहा है, तभी टीसीएस अप्लाई होगा। अगर टीसीएस उस समय अप्लाई नहीं होगा जब वो अपने नाम से इनवॉइस इश्यू करेगा, तो वो एक्चुअल सेलर हो गया ना, एक्चुअल सप्लायर हो गया। So the invoice for goods sold on StarCart is issued by the seller in the name of customer and tax is charged on the basis of location of the seller and customer. तो POS के लिए आपको एक्चुअल सेलर और कस्टमर को देखना है। ओके, द गुड्स आर शिप्ड डायरेक्टली बाय द सेलर to the customer and there is no responsibility of shipping the goods on StarCart for third party sales. तो वो क्या करता है? केवल बुकिंग लेता है। ओके, वो ऑटोमेटिकली मान लीजिए सिस्टम यूज करता है या उसने बंदे बिठा के रखे जो ईमेल करेगा कि भैया ये आज ऑर्डर आया है, डिस्पैच कर, ठीक है, विद द डिटेल्स ऑफ द कस्टमर एंड प्रोडक्ट डिटेल। इन केस ऑफ रिटर्न ऑफ गुड्स बाय द कस्टमर, द शिपिंग इज अरेंज बाय StarCart। अगर कस्टमर रिटर्न करता है, रिमेंबर कस्टमर रिटर्न भी करता है तो उसको 10% लिस्टिंग सर्विस मिलेगी। लिस्टिंग जो सर्विस फी वो वसूल करता है वो मिलेगी। मैंने खास तौर पे आपको बोला था, ये ध्यान रखना। अगर वो रिटर्न करता है तो StarCart अरेंज करेगा, लेकिन उसके लिए भी वो फी चार्ज कर रहा है। इट चार्जेज ए फी इक्वलेंट टू 20% ऑफ द वैल्यू ऑफ गुड्स रिटर्न एट कैंसिलेशन चार्जेस एंड रिफंड द बैलेंस अमाउंट टू द कस्टमर। तो ये 20% चार्ज करेगा कस्टमर से। तो कस्टमर ने 100 रुपीज का गुड्स बाय किया है तो वो उसको रिफंड बेसिकली कितने का करेगा? मैं टैक्स को इग्नोर कर रहा हूं एक बार, 80 रुपीज का करेगा। ठीक है, 20% वो चार्ज कर रहा है, तो ये भी इनकम हो गई उसकी। तो रिटर्न करने पे बहुत फायदा है उसके। एंड फर्दर 10% ऑफ द वैल्यू ऑफ गुड्स रिटर्न इज कलेक्टेड फ्रॉम द सेलर बाय StarCart एज हैंडलिंग चार्जेस फॉर रिटर्न ऑफ गुड्स। तो अगर गुड्स रिटर्न होता है तो हम लोग इधर समरी में लिखेंगे 10% तो जो लिस्टिंग फी है वो उसको मिलनी है, 20% वो कस्टमर से वसूल करेगा और 10% जो एक्चुअल सेलर है उससे और एक्स्ट्रा वसूल करेगा। यानी StarCart का फायदा किसमें है? बढ़िया बिजनेस मॉडल उसने बनाया जब गुड्स रिटर्न आए, उसका फायदा ही फायदा देखने जाए तो। क्योंकि अगर वो रिटर्न नहीं आता तो उसको केवल 10% मिलता है, लेकिन अगर रिटर्न आता तो 10% तो मिलता ही है, उसके अलावा 20% प्लस 10% और मिलता है, हालांकि उसकी शिपिंग कॉस्ट उसमें इनकर होती है। इन द मंथ ऑफ जनवरी, पुलकित a resident of Rajasthan purchased following goods from StarCart। देखते हैं क्या क्या बाई किया उसने।
अब इसका लोकेशन कहाँ है? पुलकित का राजस्थान। ठीक है। स्टार कार्ड का कहाँ है? दिल्ली। लैपटॉप हैविंग ए वैल्यू ऑफ 50,000 and a printer having a value of 10,000. Both the products are sold by Infocom Limited, a seller listed on StarCart and registered under GST in the state of Uttar Pradesh. So यूपी टू राजस्थान इंटरस्टेट हो गया, IGST एप्लीकेबल। इसके ऊपर टैक्स कौन पे करेगा? इन्फोकॉम। इन्फोकॉम पे करेगा। टीसीएस एप्लीकेबल होगा? यस एप्लीकेबल होगा, क्योंकि स्टार कार्ट इज गोइंग टू collect consideration on behalf of Infocom Limited. Mobile phone having a value of 30,000 sold by StarCart in its own capacity. TCS applicable? No. मैंने अभी आपको एग्जांपल भी दिखाया था अमेजन का। ठीक है, जो बुक के अंदर है, पेज नंबर 278, ऊपर वाला पेज बता रहा हूँ, नीचे वाला 279 है, तो आप डाउनलोड करके भी देख सकते हो अगर आप मेरी बुक से नहीं पढ़ रहे हो तो। सीसीटीवी कैमरा सिस्टम having a value of rupees 1 lakh sold by Secured World, listed on StarCart and registered under GST in the state of Gujarat. तो सीसीटीवी कैमरा सिस्टम भी ये पुलकित बाई कर रहा है। पुलकित ही नाम है ना, जहां तक मेरे को याद है पुलकित है, करेक्ट। ये बाई कर रहा है फ्रॉम सिक्योर वर्ल्ड। तो एक्चुअल सप्लायर नेम इज सिक्योर वर्ल्ड एंड ही इज इन गुजरात। तो यहाँ भी इंटरस्टेट IGST, गुजरात टू राजस्थान, और ये भी दिल्ली टू राजस्थान, ये भी IGST होगा। ठीक है। ऑल द अबाउट ट्रांजेक्शन्स आर एक्सक्लूसिव ऑफ GST वेयर एवर एप्लीकेबल। खुश हो जाओ, क्योंकि अगर इंक्लूसिव ऑफ GST होता है तो पहले हम लोग को वैल्यू ऑफ सप्लाई मान लीजिए निकालनी होती है, तो पहले क्या करना पड़ता है? फिर GST निकालना पड़ेगा ना, तो काम बढ़ जाएगा। चलो अच्छा है, एक्सक्लूसिव ऑफ GST। There is no input tax credit balance as on 1st January for StarCart, Infocom Limited and Secure World। चलो और एक दूसरी खुशखबरी है कि भाई ITC का बैलेंस ही नहीं है। GST is applicable in the aforesaid case scenario at the following rates unless otherwise specified. CGST 9%, HGST 9%, IGST 18%। तो हमारे मामले में तो सब जगह IGST। Basis the aforesaid case scenario, please answer the following question। चलिए अब स्टार्ट करते हैं MCQ। फर्स्ट क्वेश्चन, द नेट टैक्स लाइबिलिटी including amount payable as tax collection as source and after set off of trades, if any, of StarCart Limited for the month of January each। ये आंसर दिया मैं। हमको क्या निकालना है? नेट टैक्स लाइबिलिटी इंक्लूडिंग अमाउंट पेबल एज कलेक्शन एट सोर्स एंड आफ्टर सेट ऑफ ट्रेड इफ एनी ऑफ StarCart लिमिटेड फॉर द मंथ ऑफ जनवरी। तो हमको अभी लाइबिलिटी जो निकालनी है वो किसकी निकालनी है? StarCart। इसमें TCS भी हमको शामिल करना है, क्योंकि इसमें क्लियर कट लिखा है कि आपको TCS की लाइबिलिटी भी निकालनी है। तो हमको टोटल निकालनी है जो उसके अपने अकाउंट पे करना है, और जो TCS वो कलेक्ट करने वाला जो गवर्नमेंट को पे करेगा वो भी करना है। तो चलिए एक एक करके करते हैं। लैपटॉप उसने और प्रिंटर उसने सेल किया इन्फोकॉम लिमिटेड के लिए। तो इन्फोकॉम लिमिटेड के लिए उसने लैपटॉप और क्या सेल किया? सप्लाई ऑफ लैपटॉप एंड प्रिंटर। क्या वैल्यू है इसकी? 60,000। ठीक है। ये किसके बिहाफ पे वो सेल कर रहा है? इन्फोकॉम के बिहाफ पे। तो एक्चुअल जो एंटायर टैक्स लाइबिलिटी 18% की, वो किसकी होगी? इन्फोकॉम लिमिटेड की। ठीक है, इन्फोकॉम लिमिटेड की होगी। लेकिन हमको क्या निकालना है? हमको तो लाइबिलिटी निकालनी है किसकी? StarCart। तो इसके ऊपर वो क्या करेगा? लिस्टिंग फी लेगा, करेक्ट। तो जो क्या होगी? सप्लाई ऑफ सर्विसेज। सप्लाई ऑफ सर्विसेज है, करेक्ट। 60,000 इंटू 10% है ना लिस्टिंग फी,
हमने लिखा था, ठीक है, 10%, 10% है, तो कितना हो गया 6000 इंटू 18% लेंगे इसका। चलिए कैलकुलेशन बाद में करेंगे, अभी हमने लिख लिया। दूसरा, मोबाइल फोन हैविंग ए वैल्यू ऑफ 30,000 सोल्ड बाय स्टारकार्ट इन इट्स ओन कैपेसिटी। तो ये तो बहुत सिंपल है, सप्लाई ऑफ मोबाइल, यहाँ हम लिख देंगे, यहाँ किसने किया सेल, स्टारकार्ट, ठीक है। तो कितने का है भाई, 30,000 का, तो 30,000, अब यहाँ उसको पूरा पे करना है 30,000 के ऊपर 18%, ऊपर तो इनकम उसकी 10% ही थी, यहाँ 30,000 इंटू 18%, और ये सप्लाई ऑफ गुड्स होगा, करेक्ट, और ऊपर वाली सर्विस होगी। ओके क्लियर। अब थर्ड वाला, थर्ड वाला क्या है, सीसीटीवी कैमरा सिस्टम हैविंग ए वैल्यू ऑफ 1 लाख सोल्ड बाय सिक्योर वर्ल्ड। सप्लाई ऑफ सीसीटीवी, लेकिन ये सप्लाई नहीं कर रहा है, कौन कर रहा है, सिक्योर वर्ल्ड, ये तो अपना कमीशन लेगा, तो इसका क्या होगा, सप्लाई ऑफ सर्विसेज, लिस्टिंग फी है जो उसकी 1 लाख इंटू 10%, तो कितना हो जाएगा 10,000 इंटू 18, ठीक है। अब इनका कैलकुलेशन करते हैं, 6,000 इंटू 18%, तो आप लोग कैलकुलेटर यूज कर सकते हो, तो कैलकुलेटर से करके आप निकाल सकते हो कि कितना होगा, तो ये होगा आपका 1080, और ये डायरेक्टली 5,400, और ये होगा 1800, तो ये लायबिलिटी इसकी कितनी होगी, सप्लाई ऑफ गुड्स की 5,400, और सप्लाई ऑफ सर्विसेज जो वो लिस्टिंग की ले रहा है 10%, तो कितनी हो गई, इन सबको मिला के हो गया आपका 1800, 7,200, 8280, ठीक है, 8280 ये हो गया। अब हम लोग को टीसीएस की लाइबिलिटी भी देखनी है, क्योंकि एमसीक्यू में पूछा गया कि आपको टोटल कितनी लाइबिलिटी पे करनी है, इनपुट टैक्स क्रेडिट तो इसका है नहीं, तो इसलिए हमने लिया नहीं। तो अब टीसीएस की लाइबिलिटी के लिए क्या करना है, टीसीएस कितना कंसिडरेशन उसने वसूल किया, 60,000 प्लस 1 लाख, तो 60,000 प्लस 1 लाख आईजीएसटी है, ठीक है, तो 1,60,000 उसने टोटल कंसिडरेशन लिया, इसके ऊपर तो हम कैलकुलेट करेंगे नहीं, मैंने आपको पहले ही बोल दिया, ठीक है। तो 1,60,000 पे आईजीएसटी है तो 1%, 1,600 वो क्या करेगा, टीसीएस कलेक्ट करेगा, और वो भी उसको गवर्नमेंट को जमा करेगा। तो टोटल उसकी टैक्स लायबिलिटी कितनी हुई जनवरी के लिए, जनवरी का ही महीना है ना, 8280 प्लस 1,600 कितनी हो गई, 9880 इज योर आंसर। तो इसमें 9880 दिया हुआ है क्या, यस, तो दिस इज करेक्ट आंसर, ओके, आईजीएसटी इंटर स्टेट। दूसरा क्वेश्चन, द नेट लायबिलिटी after set up of credit if any of Infocom Limited and Secure World for the month of January। Infocom Limited and Secure World, हमको अब किसका निकालना है, ऊपर निकाला था किसका, स्टार कार्ड का, ई कॉमर्स ऑपरेटर का, अब एक्चुअल सप्लायर का निकालना है, इन्फोकॉम लिमिटेड एंड सिक्योर वर्ल्ड। हालांकि एक जगह तो स्टार कार्ड भी है मोबाइल के लिए। चलिए अब दूसरा एमसीक्यू अपन कैलकुलेशन करते हैं, इन्फोकॉम और क्या है, दूसरे का नाम सिक्योर वर्ल्ड है ना, सिक्योर वर्ल्ड, इनके भी आईजीएसटी होगा, तो उसने कितनी सप्लाई की, इन्फोकॉम ने कितनी सप्लाई की, ऊपर हमने देखा था
60,000 इंटू 18% कितना हो गया? सप्लाई ऑफ गुड्स के लिए कितनी लाइबिलिटी होगी उसकी? तो 60,000 इंटू 18% कितना हो गया? 10,800। इसने क्या किया? सप्लाई ऑफ गुड्स इसने भी किया। इसकी लाइबिलिटी कितनी होगी? 1 लाख इंटू 18%, तो 18,000। ठीक है, समझ में आ गया? अब जो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हमको वापस क्वेश्चन की तरफ जाना है। नेट टैक्स लायबिलिटी पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? नेट टैक्स लायबिलिटी। तो नेट टैक्स लायबिलिटी के अंदर इनके पास इनपुट टैक्स क्रेडिट है क्या? इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल है कि नहीं है? होगा कि नहीं होगा? होना चाहिए ना। शुरुआत का बैलेंस तो लिखा हुआ है 0 है। देखिए ये लिखा हुआ है, देयर इज नो आईटीसी बैलेंस एज ऑन 1 जनवरी ऑफ स्टारकार्ट इन्फोकॉम लिमिटेड एंड सिक्योर्ड वर्ड। लेकिन जो लिस्टिंग फीस के ऊपर जो स्टारकार्ट चार्ज करेगा जीएसटी, उसकी इनको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगी ना? मिलेगी कि नहीं मिलेगी? मिलेगी। तो अभी हमने कितना निकाला था इसका? 1080 और इसका 1800, तो माइनस कीजिए दोनों। आपके सामने कैलकुलेशन आईटीसी, जो इन्होंने किसका लिस्टिंग फी पे किया ना, आईटीसी, तो 1080 माइनस, और इधर कितना होगा? 18,000 में से हमने निकाला था 1800, तो ये तो आईटीसी हो गया। नेट निकालना है हमको। निकालना क्या है? नेट। टीसीएस भी माइनस करना है, सॉरी। तो टीसीएस कितना कलेक्ट किया? अभी निकाला था ये भी। तो 60,000 पे कितना? 600 टीसीएस कलेक्टेड बाय स्टारकार्ट, और ये भी हमने निकाला था 1 लाख इंटू 1%, तो इसका -1000। तो ये ऊपर निकाला ही था। इसलिए आपको जब वर्किंग नोट बनाना तो अच्छी तरह से बनाना, जिससे कि के कैलकुलेशन आपको वापस नहीं करना पड़े। तो अभी आपने देखा ऊपर जो हमने कैलकुलेशन की वो नीचे काम आ गई आपके, या तो आप वापस करते या फटाफट आपने ये यूज कर ली। तो नेट टैक्स लायबिलिटी कितनी हो गई? 10,800 माइनस 600 यानी 10,200 माइनस 1080 यानी कि 9120 इसके लिए। और इसके लिए क्या होगी? 18,000 माइनस 1800 यानी 16,200 माइनस 1000 यानी कि 15,200। तो सिक्योर वर्ड की जो लाइबिलिटी है वो है 15,200। क्या है लाइबिलिटी? आईजीएसटी। और जो इन्फोकॉम की लाइबिलिटी है वो क्या है? 9120 आईजीएसटी। आंसर दिया है क्या? ये देखते हैं क्या आंसर दिया है। सी, आईजीएसटी 9120 एंड आईजीएसटी 15,200 रेस्पेक्टिवली। हो गया, दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व। चलिए अब तीसरे की तरफ जाते हैं। थर्ड, in case it is assumed that secured work turnover does not exceed the threshold limit for obtaining registration under applicable GST law. Secured work turnover does not exceed the threshold limit for obtaining registration under applicable GST law. Secured work shall discharge tax only on the sales made through start card. Wrong. Secured work is not required to obtain registration as threshold limit for obtaining registration is not crossed and no tax is payable. Wrong. Star card shall be liable to discharge tax liability of sales made by secure word. No, this is not notified under section 9 subsection 5. Secured word is required to obtain registration and shall be liable to pay tax on all the taxable supply made through Start card or on its own compulsory registration under section 24. Compulsory registration under section 24. Secure word को अगर e-commerce operator who is supposed to collect TCS, okay, he is supplying to that, then he need to take compulsory registration under section 24 of CGST Act 2017। और मैं रजिस्ट्रेशन चैप्टर के अंदर ये आपको बताया भी था, ठीक है, समझाया भी है, ठीक है, कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन। लेकिन अगर वो सप्लायर ऑफ सर्विसेज होता देन ही कैन एंजॉय थ्रेशोल्ड, बट ही इज सप्लायर ऑफ गुड्स,
so he need to compulsory take registration under section 24 of CGST Act 2017. So the correct answer is D. Question 4. Assuming that Pulkit returns the printer purchased from Infocom Limited in the month of January. As per the return policy, StarCard charges 20% of the value of the printer as cancellation charges from Pulkit and 10% of the value of printer as handling charges from Infocom Limited. तो ये हमने, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बोला था ये साइड में अपने को लिखना है. तो 10% रिटर्न के मामले लिस्टिंग फीस तो वो वसूल करेंगे StarCard, उसके अलावा उसको 20% कस्टमर से चार्ज करना और 10% सेलर से एक्स्ट्रा चार्ज करना. ठीक है, ये लिस्टिंग फीस के अलावा 10% है. तो वही इन्होंने वापस दिया, कोई बात नहीं, लेकिन हम लोग को याद था. हो सकता है ये आपको नहीं भी दे MCQ के अंदर, लेकिन आपको ये याद रखना. अच्छी बात है कि ICAI ने दिया. द नेट टैक्स लायबिलिटी इंक्लूडिंग अमाउंट पेबल एज टैक्स कलेक्शन एज सोर्स एंड आफ्टर सेट ऑफ क्रेडिट इफ एनी ऑफ StarCard इन सच सिनेरियो फॉर द मंथ ऑफ जनवरी वुड बी. तो वापस इन्होंने अब पूछा है कि भाई नेट टैक्स लायबिलिटी StarCard की कब क्या होगी अगर पुलकिट रिटर्न करे. क्या करे? प्रिंटर रिटर्न करे. प्रिंटर की वैल्यू कितनी थी? 10,000. प्रिंटर की वैल्यू कितनी थी? 10,000. यानी 60,000 का लिया है उसने लैपटॉप प्लस प्रिंटर, उसमें से प्रिंटर वो रिटर्न कर रहा है, लैपटॉप रख रहा है. चलिए वापस कैलकुलेशन करते हैं. अब पहले तो जो नॉर्मल है वो है सप्लाई ऑफ गुड्स. हमने कैलकुलेशन किया था, ऊपर किया था कि नहीं किया था? किया था ना. तो वो ध्यान रखिए. अब अपना हमने कैलकुलेशन करके रखा था कितना, ये इतने के इतना ही रहेगा 1080. इसमें कोई चेंज है क्या? नहीं. और जो वो खुद, ये मतलब उसके लिए सप्लाई ऑफ सर्विसेज हो जाएगी, इसके लिए StarCard के लिए. फिर जो वो सप्लाई ऑफ मोबाइल कर रहा है खुद अपने अकाउंट से, उसके ऊपर हमने कैलकुलेट किया था 5,400 ऊपर. और उसके बाद तीसरे के ऊपर भी हमने क्या कैलकुलेट किया था, ये बेसिकली 1080 ये इसका हो गया. और वो जो 1800 इसका कैलकुलेट किया था हमने, जो सप्लाई ऑफ गुड्स क्या था? CCTV. लेकिन इसके लिए क्या? सप्लाई ऑफ सर्विसेज है StarCard के लिए. ये सब हमने ऊपर कैलकुलेशन कर लिया था. किया था ना? 1080, 5,400, 1800. ठीक है, तो वो वापस में ले रहा हूँ, इतना ही है. तो ये हो गया. अब इसके अलावा जो रिटर्न आ रहा है, क्या रिटर्न आ रहा है? प्रिंटर वापस आ रहा है. तो प्रिंटर जो वापस आ रहा है उसके लिए वो 10% किससे चार्ज करेगा? सेलर से एक्स्ट्रा, जो सप्लायर ऑफ सर्विसेज होगी. क्या रूप में चार्ज करेगा? देखते हैं क्या चार्ज करता है वो. नहीं सॉरी, इसमें नहीं, ये हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा. केस स्टडी में दिया भी है. तो ये क्या है, कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ? कैंसिलेशन चार्जेस जो कस्टमर से लेगा एंड 10% किससे लेगा? सेलर से लेगा. हैंडलिंग चार्जेस. तो हैंडलिंग चार्जेस ये क्या होगा? सप्लाई ऑफ सर्विसेज. हैंडलिंग चार्जेस कौन पे करेगा? सप्लायर, जो इन्फोकॉम है. करेक्ट. तो ये तो सेम हमने ऊपर कैलकुलेट किया था, इसमें तो कुछ भी चेंज नहीं है, क्योंकि वो लिस्टिंग फीस रिटर्न आए चाहे नहीं आए वो रखता है. तो इसलिए हमारा ऊपर का कैलकुलेशन यहाँ काम आ गया. तो जो रिटर्न है 10% वो इसके ऊपर चार्ज करेगा 10,000 के ऊपर, क्योंकि प्रिंटर ही रिटर्न आ रहा है, लैपटॉप वापस नहीं आ रहा. 10,000 इंटू 10% इंटू 18%. तो 10,000 का 10% कितना होगा? 1,000. उसका 18% 180. ठीक है. इसके अलावा 20% वो कस्टमर से भी लेगा, कैंसिलेशन चार्जेस. अगेन दिस इज आल्सो सप्लाई ऑफ सर्विसेज, कैंसिलेशन चार्जेस. ठीक है. तो वो 10,000, ये कितना होगा? 20% इंटू 18%, यानी इसका डबल 360.
तो ये तो बेसिकली उसकी क्या हो गई, टोटल इनकम हो गई ना, इनकम हुई कि नहीं हुई, हो गई। अब हमको क्या देखना, टीसीएस की लायबिलिटी देखनी कि नहीं देखनी। तो ये पहले कैलकुलेट कर लेते हैं, 1080, 5400, 1800, ये तो हमने पहले ही कैलकुलेट कर लिया था। इसकी टोटल कितनी थी, 8280। 8280 में हम लोग 540 और ऐड करें तो 8280 प्लस 40 आपका हो गया 8320 और प्लस 500, 8320 और 500, 8820। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, टीसीएस देखेंगे। तो टीसीएस क्या होगा, टीसीएस अब वो केवल 50,000 पे ही वसूल करेगा, क्योंकि 10,000 रिटर्न आ गया। रिमेंबर सेक्शन 52, घूस रिटर्न आपको माइनस करके करना है। तो अब वो 10,000 प्रिंटर पे नहीं करेगा, जो इन्फोकॉम के लिए कितने पे करेगा, 50,000 पे। तो 50,000 इंटू 1% कितना होगा, 500 रुपये, प्लस 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 सिक्योर वर्ड पे तो वही रहेगा, 1 लाख इंटू 1%, 1,000। तो इन सब की टोटल लगाएंगे तो 50, आप एक कर लो तो 10,320, ये आपका आंसर होगा जो क्वेश्चन में दिया है। क्या, ऑब्वियसली दिया होगा, आईसीआई कैलकुलेशन तो सही। सी, 10,320 पेबल एज आईजीएस। रिमेंबर आपको टीसीएस अब किसके ऊपर कैलकुलेट नहीं करना, जो रिटर्न आ गया, सेक्शन 52, करेक्ट। क्वेश्चन फिफ्थ, सॉरी, स्टार कार्ड प्रोवाइड a free gift voucher worth rupees 2,000 to Pulkit on January 31st, which can be redeemed against any purchases of goods made in future on StarCard. The supply of voucher in hands of StarCard would become identifiable है क्या, any purchase of goods। तो any purchase of goods तो फिर क्या होगा, ये कब इसके ऊपर टैक्स पेबल होगा। Taxable supply of 2,000 liable to GST in the month of January. No, wrong answer. Taxable supply of 2,000 liable to GST in the month which such voucher is redeemed by Pulkit. So B is correct answer according to section 12 subsection 4 of CGST Act 2017. अगर आइडेंटिफाइबल सप्लाई होती तो जब इश्यू किया गया वो होता टाइम ऑफ सप्लाई, लेकिन यहां क्या लिखा, एनी परचेज ऑफ गुड्स, यानी आइडेंटिफाइबल नहीं है, तो जब भी वो रिडीम करेगा पुलकित। तो बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये पहला केस स्टडी हमारा कंप्लीट होता है। नाउ लेट जंप टू सेकंड केस स्टडी। अब आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले केस स्टडी को पढ़ना है विदाउट हाईलाइटिंग एनीथिंग। व्हेन यू आर गोइंग टू रीड सेकंड टाइम यू आर गोइंग टू हाईलाइट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जो मैंने आप लोगों को पहले भी एक्सप्लेन किया था। एडवांस ट्रेडर्स इज ए पार्टनरशिप फर्म इन जयपुर, राजस्थान। द फर्म हैज ऑब्टेन्ड जीएसटी रजिस्ट्रेशन एट इट्स हेड ऑफिस in Jaipur. Further, the firm is having its depot for storage of goods in other districts in Rajasthan. The depot are added as additional place of business in the GST registration obtained at HO. यानी कि जो एडवांस ट्रेडर्स है, जो पार्टनरशिप फर्म है, उन्होंने सिंगल रजिस्ट्रेशन लिया है। जो उनके दूसरे डिपो हैं, प्लेस ऑफ बिजनेस है, उनके लिए सेपरेट रजिस्ट्रेशन नहीं लिया गया है। यानी कि एक डिपो से दूसरे डिपो के अंदर अगर स्टॉक ट्रांसफर होता है तो ये सप्लाई नहीं होगी, बिकॉज सिंगल रजिस्ट्रेशन तो डिस्टिंक्ट पर्सन नहीं होगा, तो ये सप्लाई नहीं होगी। इट इज नॉट सब्जेक्ट टू जीएसटी, ये आपको ध्यान रखना है। ये मैं रजिस्ट्रेशन चैप्टर जो अपन ने रिवीजन किया उसके अंदर भी समझाया। तो फिर जब गुड्स जो डिस्पैच होगा वो किस बेसिस पे होगा, क्योंकि सप्लाई नहीं है तो टैक्स इनवॉइस इश्यू नहीं होगा, तो किसके बेसिस पे होगा, डिलीवरी चालान के लिए। ठीक है,
Following details are provided about the firm for the month of July. Advanced traders received goods worth rupees 5 lakh for which GST is payable on reverse charge basis. So basically, advanced traders being recipient, it is going to pay tax on reverse charge basis. The goods were received on 25th July. The supplier issued an invoice dated 24th July and payment for the same was made by advanced traders on 30th July. Due to the absence of accountant, the transaction was recorded in the books of accounts on 1st August. तो हम कौन सी डेट लेंगे? कौन सी डेट लेंगे? Earlier of these three, 25th July. Remember, according to section 12 subsection 3, 31st day from this 24th July, date of invoice of the supplier. और पेमेंट कब किया? 30th जुलाई. तो तीनों में से पहले क्या होगा? 25th जुलाई. दिस इज गोइंग टू बी द टाइम ऑफ सप्लाई. दिस इज गोइंग टू बी द टाइम ऑफ सप्लाई. एंड आरसीएम का पेमेंट कब करेगा फिर एडवांस ट्रेडर्स? जब भी जुलाई के लाइबिलिटी की जो ड्यू डेट होगी उसको पे करना पड़ेगा. In the month of July, advanced traders issued vouchers worth rupees 2 lakh to its customers which were eligible to be redeemed against identified goods. Identified goods. Also, certain set of customers were issued vouchers worth rupees 5 lakh rupees. The said vouchers were eligible to be redeemed against any supply of goods in next 6 months. तो सेक्शन 12 सब सेक्शन 4 2 लाख रुपीज तो हम लोग क्या करेंगे? जुलाई के अंदर टाइम ऑफ सप्लाई होगा. क्यों? आइडेंटिफाइड गुड्स. उन वाउचर्स के अगेंस्ट में जो कस्टमर है वो वही गुड्स बाई कर सकता है. तो आइडेंटिफाइबल. देन सेक्शन 12 सब सेक्शन 4 ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017 जुलाई हो जाएगा टाइम ऑफ सप्लाई. लेकिन जो आइडेंटिफाइबल नहीं है 5 लाख रुपीज, जब भी कस्टमर एक्चुअल में रिडीम करता है तो उसके लिए जुलाई नहीं होगा. सी मिस्टर एक्स पार्टनर इन द फर्म booked a hotel in Udaipur, Rajasthan for the wedding of his daughter in the month of October. The advance amount of rupees 5 lakh for booking the hotel was paid by the way of online payment from the current account of advanced traders in July. The hotel charged GST on such booking at the rate of 28%, CGST at the rate of 14%, HGST at the rate of 14% और IGST 28%. As the case may be, on the amount received as advance and issued a receipt voucher. क्योंकि एडवांस मिला तो रिसिप्ट वाउचर होटल को इश्यू करना था, उसने इश्यू किया. अब इसके ऊपर इन्होंने जीएसटी का भी पेमेंट किया है, तो इसके ऊपर आईटीसी अवेलेबल होगा क्या? सेक्शन 17 सब सेक्शन 1. If goods or services or both are used partly for the purpose of business and partly for other purpose, the ITC shall be restricted for the purpose of business. तो ये तो बिजनेस पर्पस के लिए नहीं है ना. आईटीसी इसके ऊपर ब्लॉक होगा कि नहीं होगा? होगा ना, बिकॉज इट इज नॉट अलाउड. According to section 17 sub, it is not block credit. Basically, it is going to come under section 17 subsection 1 अदर पर्पज. ठीक है, तो आईटीसी अवेलेबल नहीं होगा. एडवांस ट्रेडर्स मेड ए सप्लाई ऑफ गुड्स वर्थ रुपीज 25 लाख ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जुलाई. आउट ऑफ द एफोर्सेड सप्लाई गुड्स वर्थ रुपीज 5 लाख वर नॉट लायबल टू जीएसटी. However, advanced traders inadvertently charged GST on such goods and collected the same from the customer. उसने चार्ज किया तो उसको डिपॉजिट करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? सेक्शन 76 सब सेक्शन 1 अमाउंट कलेक्टेड एज टैक्स. वेयर ए पर्सन हैज कलेक्टेड एनी अमाउंट फ्रॉम एनी पर्सन एज ए टैक्स अंडर जीएसटी
whether the supply was taxable or not shall pay the amount of tax to the government irrespective of anything contrary contained in any order or the appellate authority or appellate tribunal or court in any other provisions of this act or the rules made thereunder or any other law for the time being in force. तो जितना उसने कलेक्ट किया है उसको वो डिपॉजिट करना पड़ेगा। अगर वो डिपॉजिट नहीं करेगा तो वो इनकम हो जाएगी ना। ये गवर्नमेंट की इनकम है, उसने टैक्स के रूप में वसूल किया तो टैक्स के रूप में उसको डिपॉजिट करना ही पड़ेगा। तो ये भी उसको डिपॉजिट करना पड़ेगा। 5 लाख रुपीज जो नॉट लायबल टू जीएसटी, लेकिन उसने जीएसटी उसके ऊपर कलेक्ट कर लिया है तो डिपॉजिट करना पड़ेगा, वो अपने पास नहीं रख सकता। करेक्ट। तो हमको ये 5 लाख माइनस नहीं करना, हमको 25 लाख लेना। ड्यू टू क्लेरिकल एरर एडवांस ट्रेडर्स मेड ए डिपॉजिट इन माइनर हेड पेनल्टी ऑफ द मेजर हेड आईजीएसटी फॉर एन अमाउंट ऑफ 3 लाख। देयर इज नो लायबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट ऑन एनी आईजीएसटी लायबिलिटी एंड द अमाउंट इज लाइंग एज अनयूटिलाइज्ड ऑन जीएसटी पोर्टल। हालांकि इन्होंने लिखा पेनल्टी है और फिर आईसीआई ने इधर लिख दिया इंटरेस्ट। ठीक है, लिखा पेनल्टी है कि पेनल्टी में डिपॉजिट किया है और इधर लिखा इंटरेस्ट, तो हो सकता है वो आप लोगों को कंफ्यूज करना चाहे। एनीवे, ये आपस में भी इसका पेमेंट नहीं हो सकता। करेक्ट। द बैलेंस ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट एज ऑन 1 जुलाई फॉर द फर्म इज नील फॉर ऑल रजिस्ट्रेशन। ठीक है, बहुत बढ़िया, नील है। GST is applicable in the opposite case scenario at the following rates unless otherwise specified. CGST 9%, HGST 9%, IGST 18%. All the amounts given above are exclusive of GST wherever applicable. Basis the opposite case scenario, please answer the following question. तो चलिए अब क्वेश्चन का आंसर अपन स्टार्ट करते हैं। Question 6. Compute the GST liability to be discharged from electronic cash ledger for the month of July by advance traders. For computing this liability, consider that there is no adjustment regarding amount provided in point E above. तो कोई एडजस्टमेंट हमको इसके लिए लेना नहीं है और हमको जीएसटी लायबिलिटी कैलकुलेट करनी है जो इलेक्ट्रॉनिक केस लेजर से उसको पे करनी है, यानी आफ्टर अवेलिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट इफ अवेलेबल। तो बैलेंस तो जीरो है लेकिन परचेजेस के ऊपर मिलना चाहिए ना उसको। तो चलिए देखते हैं वन बाय वन। एडवांस ट्रेडर्स रिसीव्ड गुड्स वर्थ 5 लाख रुपीज। तो ये मैंने आपको बोला था इसी महीने के अंदर रिवर्स चार्ज पे करना है, हमको तो सब लाइबिलिटी देखनी है, आरसीएम भी देखना है। तो 5 लाख रुपीज के ऊपर 18% आरसीएम कितना होगा 90,000। ठीक है, तो पहला ये। दूसरा, इन द मंथ ऑफ जुलाई एडवांस ट्रेडर्स इशूड वाउचर्स वर्थ ₹2 लाख, जिसके अगेंस्ट में आइडेंटिफाइबल गुड्स ही आप दे सकते हो। तो इसकी मैंने क्या बोले थे, जुलाई के अंदर ही होगा। तो 2 लाख इंटू वाउचर, 2 लाख इंटू 18%। करेक्ट, 36,000। Also certain set of customer were issued vouchers worth ₹5 लाख। तो ये तो किसी भी गुड्स के अगेंस्ट में रिडीम हो सकते हैं। तो इनका तो जब एक्चुअल में रिडम्पशन होगा अकॉर्डिंग टू सेक्शन 12 सब सेक्शन 4 वो टाइम ऑफ सप्लाई होगा। ठीक है, तो ये नहीं लेंगे हम क्योंकि हमको जुलाई महीने का कैलकुलेट करना। मिस्टर एक्स जो पार्टनर है फर्म के अंदर, उसने होटल बुक की है उदयपुर के अंदर फॉर वेडिंग ऑफ हिज डॉटर, उसके लिए एडवांस पेमेंट किया है 5 लाख रुपीज। ये मैंने अभी आपको बोला था सेक्शन 17 सब सेक्शन 1, फर्म कैन नॉट अवेल इनपुट टैक्स क्रेडिट, इट इज फॉर अदर बिजनेस। करेक्ट, तो इसको हम इग्नोर करेंगे, आईटीसी अवेलेबल है नहीं। ऐसे भी आईटीसी हम बाद में देखेंगे।
Advanced traders made a supply of goods worth rupees 25 lakh during the month of July. Out of the aforesaid supply, goods worth rupees 5 lakh were not liable to GST. लेकिन उसने कलेक्ट किया तो हम तो 25 लाख के ऊपर पूरा हमको GST का पेमेंट करना पड़ेगा। तो वसूल किया तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 76 सब सेक्शन 1 मैंने आपको बता ही दिया कि जो भी कलेक्ट किया वो आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा। तो 25 लाख रुपीज इंटू 18 पर जो भी उसने सप्लाई किया, ठीक है। तो इसके ऊपर कितना हो गया 18%, तो आपका हो गया 4 लाख, ठीक है। इसके बाद हमको क्वेश्चन में दिया है बेसिकली जो उसका इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर का बैलेंस है उसके बारे में दिया। तो ये उसकी टोटल टैक्स लायबिलिटी हो गई, ये एफसीएम हो गया और ये आरसीएम। तो टोटल टैक्स लायबिलिटी कितनी हुई 90,000 प्लस 36,000 प्लस 4,50,000 5,70,000। आज इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल है क्या किसी का? तो इसका तो जो होटल बुकिंग की है उसने एडवांस पेमेंट किया है, रिसिप्ट वाउचर भी उसको मिला है, ये तो ब्लॉक है, बेसिकली वो अवेल नहीं कर सकता। ब्लॉक तो नहीं बोल सकते क्योंकि ब्लॉक तो 17 सब सेक्शन 5 है, बट ही इज इन एलिजिबल टू अवेल अकॉर्डिंग टू सेक्शन 17 सब सेक्शन। तो ये तो वो ले नहीं सकता, ठीक है, तो इग्नोर करना है। और किसी को वो ले सकता है क्या? आरसीएम रेसिपेंट के रूप में पे किया, परचेजेज है, ही कैन अवेल इनपुट। आप बोलोगे सर अभी तो वो पेमेंट कर रहा है। रिमेंबर मैंने बुक के अंदर हाईलाइट करके रखा है, इसलिए मैंने आपको बोला कि एमसीक्यू जो 3-4 एमसीक्यू है वो तो आप डायरेक्टली आप बुक में अगर आपने अच्छी तरह से पढ़ी है तो वो देख सकते हो। ये मैंने पेज नंबर 169 के अंदर ये देखिए अच्छी तरह से हाईलाइट किया हुआ है। एज पर सीबीआईसी ट्वीट आईटीसी ऑफ आरसीएम कैन बी क्लेम्ड इन सेम मंथ इन विच इट इज पेड। लेट्स से आईटीसी ऑफ आरसीएम ऑफ जुलाई पेड इन अगस्त, इनफैक्ट जुलाई का एग्जांपल है, कैन बी यूज फॉर पेमेंट ऑफ लाइबिलिटी ऑफ जुलाई। तो जुलाई का क्वेश्चन है, जुलाई का एग्जांपल है। तो जो अभी ये 90,000 पे कर रहा है वो 90,000 ये अवेल भी कर सकता है। तो आईटीसी ओपनिंग बैलेंस तो है नहीं, तो यही वह 90,000 ले सकता है, ठीक है। तो बेसिकली इसको कितना पे करना है थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर 4,86,000। आंसर क्या दिया हुआ देखते हैं, ये रहा। तो आंसर इज डी 4,86,000। ओके। क्वेश्चन 7, अमाउंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल टू एडवांस ट्रेडर्स अगेंस्ट द होटल बुकिंग एक्सपेंस सेल बी। कितना अवेलेबल होगा? अभी मैंने आपको क्या बताया सेक्शन 17 सब सेक्शन 1 के अंदर अदर पर्पज, तो वेदर advanced traders can avail input tax credit, the answer is no. Would there be any change if the hotel is located outside India? पर्पस तो चेंज नहीं हो रहा है, तो दोनों मामलों में उसको मिलेगा ही नहीं। तो आंसर क्या होगा ए नील, देयर विल बी नो चेंज इवन इफ होटल इज लोकेटेड आउटसाइड। अगर मान लीजिए ये बिजनेस बुकिंग के लिए था, मतलब बिजनेस पर्पज के लिए, ठीक है, तो अवेलेबल होता है राजस्थान के अंदर, लेकिन राजस्थान के बाहर मान लीजिए गुजरात में उसका कोई सेल्स पर्सन जाता है और वहाँ ठहरता है, तो पीओएस याद करिए इमूवेबल प्रॉपर्टी है और होटल का रजिस्ट्रेशन उधर ही है, तो वो क्या करेगा सीजीएसटी एंड एचजीएसटी कहाँ का चार्ज करेगा? गुजरात का। सीजीएसटी तो आप बोलते हो सेंट्रल रेवेन्यू है, लेकिन मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि उस मामले में ये क्योंकि इसका जयपुर का राजस्थान का जीएसटी नंबर है वो अवेल नहीं कर सकता इनपुट है। ही इज एलिजिबल बट ही कांट अवेल क्योंकि उसके पास गुजरात का रजिस्ट्रेशन नहीं है, और सीजीएसटी और एचजीएसटी अगर वो चार्ज करता है गुजरात वाली होटल तो ये अपने राजस्थान के रजिस्ट्रेशन में नहीं ले सकता। इसकी एक ही टैक्स प्लानिंग हो सकती है कि मान लीजिए अगर उसका कोई बिजनेस उधर है तो वो आईएसडी के रूप में रजिस्ट्रेशन लेगा और फिर क्रेडिट ट्रांसफर, ठीक है। तो इसके मामले में तो वो प्लानिंग बैठेगी भी नहीं, कॉस्ट ज़्यादा, ठीक है। तो क्वेश्चन नाउ 8, what is the time limit of issuance of so-called notice where GST is collected on supplies which are not liable to GST?
जो 5 लाख रुपए हमने देखे थे जिसपे जीएसटी नहीं लगना चाहिए था, लेकिन उसने लेवी करके कलेक्ट किया। मैंने क्या बोला था, आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू सेक्शन 76 सब सेक्शन 1। तो जिन स्टूडेंट ने मेरे से क्लासेस ली है या जो मेरी बुक रेफर कर रहे हैं, उसके अंदर बुक के अंदर भी क्वेश्चन है। ये आप लोग ये क्वेश्चन देख सकते हो। क्वेश्चन है 76 सब सेक्शन 1 के अंदर जो भी कलेक्ट किया वो डिपॉजिट करना है। क्वेश्चन नंबर 21, और मैंने क्लास में भी अच्छी तरह से ये एक्सप्लेन किया है। क्वेश्चन 21, इज देयर एनी टाइम लिमिट फॉर इश्यू ऑफ नोटिस अंडर सेक्शन 76 इन केसेस वेयर टैक्स कलेक्टेड बट नॉट पेड टू द गवर्नमेंट? नो। Notice can be issued on detection of such cases without any time limit. Once so-called notice is issued, proper officer shall pass the order within 1 year from the date of issue of such invoice. ठीक है, सच नोटिस, सॉरी। तो ये पेज नंबर 369 में क्वेश्चन 21। नोटिस इश्यू करने के लिए कोई टाइम लिमिट नहीं है, लेकिन अगर नोटिस इश्यू कर दिया तो उसको फिर ऑर्डर पास करने के लिए टाइम लिमिट है। यानी कि ऑफिसर की नजर में 40 साल बाद आता है तब भी वो वसूल कर सकता है। गवर्नमेंट की रेवेन्यू है ये, आपकी इनकम कभी नहीं हो सकती। यू आर ट्रस्टी, टैक्स पेयर इज ए ट्रस्टी। ये मैं लेक्चर में भी बोलता हूं, दैट टैक्स पेयर इज ट्रस्टी, ही हैज टू डिपॉजिट दैट मनी। ओके, तो इसलिए क्या आंसर होगा, क्या होना चाहिए? सी, नो टाइम लिमिट टू इश्यू एससीएन। एससीएन इश्यू करने के बाद ऑर्डर पास करने के लिए टाइम लिमिट है, लेकिन एससीएन कभी भी इश्यू हो सकता है। गवर्नमेंट की रेवेन्यू है, जो रजिस्टर्ड पर्सन है वो एसएस है, वो केवल ट्रस्टी है। ओके, अब समझ में आया? मैं इसलिए आपको बोला था कि जो क्वेश्चंस है और एमसीक्यू आप डायरेक्टली देख सकते हो कि जैसे ये आरसीएम सेम मंथ में लेना है, ये मैंने हाईलाइट करके रखा बुक के अंदर, ये आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिल रहा है, तो आप एमसीक्यू में इजीली स्कोर कर सकते हो ना। इसीलिए तो जिस स्टूडेंट की मैंने पहले बात की थी उसने 30 आउट ऑफ 30 स्कोर किया। और अगर एमसीक्यू में आपके अच्छे मार्क्स आ गए, मोर देन 25 आ गए, तो आपका एग्जाम्शन इजीली आ जाएगा, कितना भी आपका प्रेजेंटेशन का इशू हो। ठीक है, क्वेश्चन 9, एडवांस ट्रेडर्स claim refund of amount paid earnestly in the minor head penalty of major head IGS. The authorities rejected the refund claim. Advanced traders filed a civil suit before the jurisdictional magistrate. Choose the correct answer. ऑथोरिटीज ने उसका रिफंड क्लेम रिजेक्ट कर दिया। उसने क्या किया, जुडिशनल मजिस्ट्रेट के सामने सिविल सूट फाइल किया। तो क्या वो ये कर सकता है क्या? अगर आप लोगों ने जो चैप्टर 22 है अपील के बारे में, अपील्स एंड रिविजन्स, उसके अंदर हमने क्या देखा था, स्टेज ऑफ अपील्स देखा, अपीलेट अथॉरिटी, फिर अपीलेट ट्रिब्यूनल, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट। आपने देखा मजिस्ट्रेट के सामने फाइल कर सकते, ऐसा कोई आपने देखा था? नहीं देखा था ना। और अगर आप इसको इंटरलिंक करो सेक्शन 162 के साथ में, जो लास्ट चैप्टर के अंदर है, मेरी बुक के अंदर है पेज नंबर 415 पे, सेक्शन 162, बार ऑन जुरिडिक्शन ऑफ सिविल कोर्ट्स, save as provided in section 117 and 118, no civil court shall have jurisdiction to deal with or decide any question arising from or relating to anything done or purported to be done under this act. तो jurisdiction नहीं है। ठीक है, तो अब देखते करेक्ट आंसर क्या है। द जुडिक्शनल मजिस्ट्रेट कैन डायरेक्ट द अथॉरिटीज टू प्रोसेस द रिफंड अमाउंट। नहीं, जुडिक्शन ही नहीं है तो वो ऑर्डर कैसे देगा? द जुडिक्शनल मजिस्ट्रेट कैन रीडायरेक्ट द मैटर फॉर फ्रेश असेसमेंट ऑफ रिफंड क्लेम। नो। The jurisdictional magistrate can order provisional refund and initiate the reassessment proceeding. No, उसके स्कोप के अंदर ही नहीं है। The jurisdictional magistrate cannot pass any order regarding the refund claim. So D is the correct answer. ठीक है, क्वेश्चन 10, advanced traders want to utilize the amount paid earnestly in the minor head penalty of the major head IGST against the tax liability to be discharged in. Please select the correct option.
तो जो उसने माइनर हेड पेनल्टी में अवेलेबल है वो उसके अगेंस्ट में, किसके अगेंस्ट में यूज करना चाहता है, टैक्स लायबिलिटी अगेंस्ट में, आईजीएसटी। द अमाउंट कैन बी यूटिलाइज ओनली फॉर डिस्चार्जिंग पेनल्टी अमाउंट अंडर एनी हेड। रॉन्ग। ठीक है, किसी भी हेड में आप नहीं कर सकते यूज। द अमाउंट कैन बी यूटिलाइज ओनली फॉर डिस्चार्जिंग लाइबिलिटी ऑफ आईजीएसटी अंडर एनी माइनर हेड। नहीं। द अमाउंट कैन बी यूटिलाइज फॉर डिस्चार्जिंग लाइबिलिटी अंडर एनी माइनर हेड और मेजर हेड। ये भी नहीं। द अमाउंट कैन बी यूटिलाइज ओनली फॉर डिस्चार्जिंग पेनल्टी अमाउंट रिलेटेड टू आईजीएसटी। ये भी नहीं। चारों ही आंसर गलत है, लेकिन आईसीआई ने इसको करेक्ट आंसर क्या दिया है, ऑप्शन सी। द अमाउंट कैन बी यूटिलाइज फॉर डिस्चार्जिंग लाइबिलिटी अंडर एनी माइनर हेड और मेजर हेड। ठीक है, अब हमको इसको सेक्शन 49 सब सेक्शन 10 जो न्यू अमेंडमेंट है उसके साथ में देखना पड़ेगा। मैंने लिया नहीं लिखा, सेक्शन 49 सब 10। तो पेमेंट ऑफ टैक्स के अंदर है, चैप्टर 12 के अंदर सेक्शन 49 सब सेक्शन 10 एंड 11 न्यूली इंसर्टेड इन सेक्शन 49। तो जो मैंने अमेंडमेंट लेक्चर्स के अंदर भी कवर किया है उसके अंदर मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि भाई आप ट्रांसफर कर सकते हो। ठीक है, आपके पास बैलेंस है, यू कैन ट्रांसफर एंड देन यू कैन यूटिलाइज। तो सेक्शन 49 सब सेक्शन 10 ट्रांसफर फ्रॉम वन हेड टू अनदर हेड, न्यू अमेंडमेंट। एज पर सेक्शन 49 सब सेक्शन 10, a registered person may on common portal transfer any amount of tax, interest, penalty, fee or any other amount available in the electronic case ledger under this act to the electronic case ledger for integrated tax, central tax, state tax, union territory tax or cess in such form and manner and subject to such conditions and restrictions age may be prescribed and such transfer shall be deemed to be a refund from the electronic case ledger under this act। तो वो एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर कर सकता है। PMT 09 उन्होंने फॉर्म भी इश्यू किया उसके थ्रू, लेकिन वो ट्रांसफर कर सकता है, डायरेक्टली यूटिलाइज नहीं कर सकता। तो जैसे आपका पास एक बैंक अकाउंट है और दूसरा बैंक अकाउंट भी है, तो आप बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो। ऐसा नहीं कि दूसरे बैंक अकाउंट का आप चेक सप्लायर को दो और सप्लायर आपके जो दूसरा बैंक अकाउंट है उसमें डिपॉजिट करके क्लियर करवा ले, ऐसा नहीं होगा। आपको ट्रांसफर करिए, उसके बाद आप उसी अकाउंट से आपको चेक कट करना। लेकिन जो इन्होंने बोला, इन्होंने क्या आंसर दिया है, द अमाउंट कैन बी यूटिलाइज फॉर डिस्चार्जिंग लाइबिलिटी अंडर एनी माइनर हेड और मेजर हेड। नहीं, डायरेक्टली आप यूटिलाइज नहीं कर सकते, आपको ट्रांसफर करना है उसके बाद आप यूटिलाइज कर सकते। तो जो 3 लाख रुपए देखा था हमने, कहाँ देखा था क्वेश्चन में, जो ई पॉइंट था, ये जो 3 लाख डिपॉजिट है ये आप ट्रांसफर करिए जहां भी आपकी लाइबिलिटी है, उसके बाद आप उस लेजर से आप यूज कर सकते हो। डायरेक्टली आप यूटिलाइज नहीं कर सकते। सेक्शन 49 सब सेक्शन 10 इज बेसिकली टेलिंग अस अबाउट द ट्रांसफर, नॉट डायरेक्टली यूटिलाइजिंग। तो इसीलिए मैंने बोला कि ये आंसर जो उन्होंने दिया है वो गलत है, वो गलत है। इनफैक्ट मेरी बुक के अंदर एग्जाम्पल भी है जो क्रॉस यूटिलाइजेशन है विच इज नॉट अलाउड, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। अब अमेंडमेंट के अंदर हमने ये बोला कि ट्रांसफर आप कर सकते हो, लेकिन आप यूटिलाइज कर सकते हो क्या, नहीं। मैंने इसमें ब्लू में हाईलाइट भी किया हुआ है। ठीक है, तो मैंने लिखा एबीसी नीड टू डिपॉजिट INR 2000 मोर फॉर पेमेंट ऑफ CGST, लेकिन विथ इफेक्ट फ्रॉम 21 अप्रैल 2020 रजिस्टर्ड पर्सन हैज फैसिलिटी टू ट्रांसफर इंटर हेड amount available in electronic case ledger, so no need to deposit INR 2000 from his bank account। वो ट्रांसफर करके यूटिलाइज कर सकता है, लेकिन जो इन्होंने आंसर दिया ये तो डायरेक्टली यूटिलाइज करने की बात, तो इसलिए इसमें चारों आंसर ही गलत है। ठीक है, इन्होंने सी करेक्ट दिया है, आई थिंक दे नीड टू इश्यू करेक्शन फॉर दिस। क्वेश्चन 11, अब केस स्टडी नहीं है। In respect of a consignment supplied on 20th August,
provisional assessment was resorted to. The assessment was finalized on 20th November and the taxpayer became liable to pay differential IGST of rupees 10,000. The taxpayer paid this amount on 20th February next year. The number of days for which the taxpayer is liable to pay interest are. सबसे पहले जब भी प्रोविजनल असेसमेंट आए तो आपको देखना कस्टम के अंदर है कि जीएसटी के अंदर। तो इसमें आईजीएसटी लिखा है तो इसलिए ये तो मालूम चल गया कि किसके अंदर, जीएसटी लॉ के अंदर। क्योंकि रिमेंबर जीएसटी के अंदर प्रोविजनल असेसमेंट में जो आप डेज काउंट करोगे वो ड्यू डेट से करोगे, जबकि कस्टम के अंदर कब से करोगे, जिस महीने वो ऑर्डर आया उसके उसी महीने की पहली तारीख से। तो 18 अप्रैल को आया, ठीक है, प्रोविजनल ऑर्डर, प्रोविजनल असेसमेंट का ऑर्डर, तो आपको 1 अप्रैल से काउंट करना है। जबकि जीएसटी के मामले में क्या है, ड्यू डेट, जो भी ड्यू डेट है, ठीक है। तो इसलिए सबसे पहले अगर प्रोविजनल असेसमेंट का क्वेश्चन आता है तो आपको ये ध्यान रखना है कि डेज आपको कैसे काउंट करना है, दोनों में अलग अलग है। मैंने खास तौर पे हाईलाइट भी किया हुआ बुक के अंदर। इसके अलावा जो इंटरेस्ट रेट है वो भी अलग अलग है, जीएसटी में 18% है और कस्टम में 15% है। तो ये तो जीएसटी का है। हम लोग को काउंट क्या करना है, नंबर ऑफ डेज। इसने कब प्रोविजनल असेसमेंट किससे रिलेटेड है, जो कंसाइनमेंट इसने अगस्त में सप्लाई किया था। तो इसकी ड्यू डेट क्या होगी, 20th सितंबर। अगस्त मंथ की क्या होगी, 20th सितंबर। तो हमको ड्यू डेट से मतलब 20th सितंबर इसके अगले दिन से काउंट करना। तो सितंबर के अंदर कितने दिन हो गए बाकी के, 21 टू 30 सितंबर 10 डेज। अक्टूबर के अंदर पूरे 31 डेज, नवंबर के अंदर 30 डेज, 20th फरवरी को पे करना ना, इसलिए दिसंबर के अंदर 31, जैन के अंदर कितना हुआ 31, एंड देन फाइनली इन फरवरी इज 20। तो इसका टोटल लगा लेते हैं, 20, 31, 31। तो ये हो गया आपका 31, 31, 62, 82, ये 112, 112 प्लस 31, 143 प्लस 10, 153 डेज। तो आंसर क्या होगा आपका, बी 153। क्वेश्चन 12, which of the following statement is false? Anti-dumping duty is imposed when any article is exported from any country to India at more than its normal value. More than, फिर तो ड्यूटी लगाएंगे तो और महंगा हो जाएगा, कम पे देते हैं ना, करेक्ट। तो क्या होगा, when it is exported as less than its normal value, less than, not more than। तो A इज एक्चुअली स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो बाकी देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप नॉलेज पर्पज के लिए देख सकते हैं। क्वेश्चन 13, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर इनकरेक्ट इन रिलेशन टू रिफंड प्रोविजंस अंडर द कस्टम्स एक्ट 1962। जब आप क्वेश्चन पढ़े, अच्छी तरह से आपको पढ़ना है। क्वेश्चन के अंदर इनकरेक्ट स्टेटमेंट के बारे में पूछा गया या करेक्ट स्टेटमेंट के बारे में। करेक्ट स्टेटमेंट के बारे में पूछा गया, आपने इनकरेक्ट ऑप्शन चूज कर लिया, मतलब इनकरेक्ट जो स्टेटमेंट है उसका ऑप्शन चूज कर लिया, 0 मार्क्स। इनकरेक्ट के लिए पूछा गया, आपने करेक्ट वाला जो भी स्टेटमेंट था उसका ऑप्शन चूज तो भी 0। और ये नॉर्मली गलती होती है जब आप जल्दबाजी में क्वेश्चन पढ़ते हो। एमसीक्यू के मामले में आपको खास तौर पे ये जल्दबाजी नहीं करनी है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, इज आर इनकरेक्ट। नॉर्मली रिफंड के चैप्टर से कस्टम के अंदर क्वेश्चन नहीं आता, जीएसटी के अंदर तो आता है। तो अच्छा लगा देख के कि रिफंड के चैप्टर में से एक एमसीक्यू। इंटरेस्ट ऑन डिलेड रिफंड इज पेबल टू द एप्लीकेंट ओनली इफ ड्यूटी ऑर्डर टू बी रिफंडेड इज नॉट रिफंडेड विद इन 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन। ये तो करेक्ट स्टेट। इफ इंपोर्ट्स were made by an individual for his personal use, the amount of duty found refundable is paid to the applicant instead of being credited to the consumer welfare fund। ये भी करेक्ट है, हमको तो इनकरेक्ट ढूंढना। तो ये ऑप्शन तो हमारे एक्चुअल में स्टेटमेंट करेक्ट है लेकिन हमारे आंसर नहीं है। एप्लीकेशन फॉर रिफंड हैज टू बी मेड विद इन 1 year ऑफ पेमेंट ऑफ ड्यूटी वेयर ड्यूटी इज पेड अंडर प्रोटेक्ट। ये गलत है। तो एक आंसर तो हमारा ये है, गलत है मतलब हमको तो इनकरेक्ट देखना है। तो ये एक आंसर है। डॉक्ट्रिन ऑफ
Unjust enrichment is applicable if refund of duty is relatable to drawback of duty payable under section 74 and 75. ये भी इनकरेक्ट, एक्सपोर्ट का मामला है, ठीक है, तो ये भी इनकरेक्ट है। तो थर्ड एंड फोर्थ आर करेक्ट ऑप्शन टू गिव आंसर। स्टेटमेंट तो ये दोनों सही है, ये दोनों स्टेटमेंट गलत है, लेकिन हमको जवाब क्या देना है, इनकरेक्ट का। तो थर्ड एंड फोर्थ कहाँ है ऑप्शन? ए में नहीं है, बी में नहीं है, सी इज योर आंसर। ओके, so C is the answer. So this end discussion of RTP November 2020 MCQ। जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस है आईसीआई ने वर्किंग नोट दिए हैं, यू कैन डू योरसेल्फ, आपको खुद ही करना है, क्योंकि मैं स्पून फीडिंग नहीं करना चाहता आप लोगों को। अगर सब कुछ मैं करवा दूंगा तो फिर एग्जाम तो मैं देने नहीं जाऊंगा, ये आप लोगों को खुद करना है। उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया है, वर्किंग नोट दिए हैं, तो यू कैन गो थ्रू दैट। इनफैक्ट द क्वेश्चन 14 इज वेरी गुड क्वेश्चन, जो रूल 43 से रिलेटेड है। आप लोग मालूम है रूल 43 में अमेंडमेंट हुआ है, और मैंने आपको बोला था कि अब फार्मूला का कुछ यूज नहीं, अमेंडमेंट लेक्चर्स में भी आपको समझाया था, लेकिन कैसे वर्किंग करनी है वो मैंने भी आपको समझाया था, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस जो अमेंडमेंट में हमने डिस्कस किया था वही है, मैंने एग्जाम्पल लेके आपको समझाया था। लेकिन आपको ये याद रखना है कि फार्मूला का कोई यूज नहीं है, जो मैंने बुक जो रिलीज की मई 20 के अंदर उसमें भी लिखा था, और अब जो मतलब आप डाउनलोड कर सकते हो उसमें क्लियर कट लिखा हुआ है, हाईलाइट किया हुआ है ये बात, और अमेंडमेंट लेक्चर्स में भी मैंने आपको बोला था। और अब आईसीआई ने जो स्टेचुरी अमेंडमेंट इशू किया उसके अंदर उन्होंने भी वही व्यू लिया, ठीक है। तो दिस एंड डिस्कशन ऑफ आरटीपी नवंबर 2020। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।